कामरेड शहीद नज़ीर अब्बासी जी 45वीं वरसी के मौके ते अवामी हुकूक की मेज़बानी हेठ नौजवाननि जी सियासत खां बेगानगी की सिरी हेठ कराची प्रेस क्लब में तकरीब मुनक़द कई हुई। तकरीब में खाबीदुर के नामियारे अगवान सीनियर सहाफ़ी सुहेल सांगी, नेशनल पार्टी सिंध के अगवान ताज मरी, सहाफ़ी मज़हर अब्बास, सहाफ़ी उस्ताद डॉक्टर तौसीफ़ अहमद खान, तरक्की पसंद दानश्वर प्रोफेसर डॉक्टर रियाज शेख, गुलाम नबी चांडियो, कामरेड शहीद नज़ीर अब्बासी जी वनी हमीदा गांगरो, शहीद नज़ीर अब्बासी सियासी जदोजहद ते तफ़सीली रोशनी विझंदे भरपूर जज़्बनि जी भेटा पेश कई। उन मौके ते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त कामरेड शहीद नज़ीर अब्बासी ऐं नौजवाननि जो रिश्तो तमामु अहम हो। असांखे इहो ॾिसणो पवंदो असां पंहिंजे नौजवाननि खे छा ॾिनो आहे। मौजूदा सूरत हाल अंदरि हिन वक़्तु असां वटि नौजवाननि खे ॾियण लाइ कुझु बि न आहे। हुन चयो त मुल्क जी सियासी पार्टियूं बशमूल मज़हबी जमायतुनि अंदरि तोड़ फोड़, ग्रुप बंदी ऐं फ़िरक़ेवारी वारो माहौल जुड़ियल आहे। नौजवाननि लाइ कोई बि स्पेस न आहे सवाइ हिकु अधु मज़हबी जमायत जे। बाक़ी सियासी पार्टियुनि वटि शागिर्द विंग मौजूदु न आहिनि। हुननि चयो त माज़ी में शागिर्द यूनियन मां वॾा अॻवान पैदा थिया। हसन नासिर, जाम साकी ऐं नज़ीर अब्बासी नौजवानी वारे दौर में तहरीकुनि जी अॻवानी कई। दोस्तों साथियों, आज हम अपने उस साथी की 45वीं यौम शहादत पर यहाँ तकरीब मुनक़द कर रहे हैं, जिन्हें जबरी तौर पर गुमशुदा करके उसकी लाश गैब कर दी गई। दोस्तों, ये सिलसिला 1960 में शुरू हुआ, जब सबसे पहले हसन नासिर को जबरी तौर पर गुमशुदा करके उसकी लाश भी गैब कर दी गई। फिर 1973 में इसी तरह असदुल्ला मेंगल को जबरी तौर पर गुमशुदा करके उसकी लाश गुमशुदा कर दी गई। फिर 1974 में प्रोफेसर अशोक लाल, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उसे जबरी तौर पर गुमशुदा करके उसकी लाश गुमशुदा कर दी गई। और फिर उसके बाद हमारे साथी, हमारे रहबर कामरेड नज़ीर अब्बासी को 30 जुलाई 1980 में जबरी तौर पर कराची से जबरी तौर पर गिरफ्तार करके उसकी लाश खुफिया तौर पर सखी हसन कब्रिस्तान में दफन कर दी, जिसकी इत्तला सत्तारीती के जरिए साथियों को पहुंची। दोस्तों, ये जबरी गुमशुदगी का सिलसिला हनूज मुल्क के तूल और अर्ज में जारी है। तो दोस्तों, अब मैं नज़ीर अब्बासी की जिंदगी और उसकी जरूरत के लिए मैं उस साथी को दावत दूंगा जो अभी 9 उम्र थी, स्कूल में पढ़ रही थी, अपने इलाके मेरापुर में कॉलेज के लिए जदवत करते हुए जुलूस निकालने के पादाश में अपने वालिद और अपनी बहन के साथ पाबंद सलासत हुई। फिर 1968 में जिया अमरियत में कट फ्रीडम किसान तहरीक में गिरफ्तार होकर पाबंद सलासत हुई। इसके बाद जब जाम साकी को गिरफ्तार करके गुमशुदा कर दिया गया था, तो कामरेड रमजान मेमन की क़यादत में रीगत चौक से जो मुजाहरा हुआ था, बागी हमीदा गांगरो वो साथी थी जो उस वक्त भी उनके साथ गिरफ्तार हुई। तो मैं दावत दूंगा हमारी बहन, हमारी अवामी हुकूक के रहबर रहनुमा बागी हमीदा गांगरो से वो आए, नज़ीर अब्बासी की जिंदगी और जद्दोजहद पर मुख्तसर रोशनी डाले, ताकि फिर हम प्रोग्राम का मजीद आगाज कर सकें। फख्र के साथ आज का दिन हमें हौसला, हिम्मत और एक नया जज्बा और जस्तजू करने की कोशिश करने का मौका देता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आज का दिन हमारे लिए अफसोस का दिन है, इसलिए कि नज़ीर अब्बासी की शहादत, नज़ीर अब्बासी की कुर्बानी, नज़ीर अब्बासी का जो मकसद था, उसकी जो कमिटमेंट थी, उस पे वो अपनी जान की भी परवाह न करते हुए और शहीद हो गए। तो इसलिए
हमें फख्र है कि आज का 9 अगस्त का दिन एक चिराग की तरह अंधेरे में रोशनी की तरह नजर आता है। आज नज़ीर अब्बासी की बरसी है और जैसे खालिद भाई ने बताया कि मैं उसकी जिंदगी पे और उसकी थोड़ी सी जदोजहद पे बात करूं। वक्त कम है, बिल्कुल मुझे इसका एहसास है। वैसे तो नज़ीर अब्बासी के लिए कोई 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट बात करना तो मैं समझती हूँ उसके साथ ज्यादती है, मगर वक्त की जो तकाजा है और जो सब साथी भी बात करेंगे तो हम उसको मुख्तसरन सही हम सोच सलाम पेश करें। नज़ीर अब्बासी वो नौजवान था, वो एक चिंगारी की तरह उभरा और शोला बन के मेहनत कशों, किसानों, मजदूरों, तालिब इल्मों, खवातीन के हुकूक के लिए एक आवाज बुलंद की। वो आवाज जो न दबने वाली थी न झुकने वाली थी। हालांकि उसके साथी भी उसके साथ गिरफ्तार किए गए, मगर उनको सबसे पहले इस आजमाइश का मुकाबला नज़ीर अब्बासी को ही करना पड़ा और नज़ीर अब्बासी 30 जुलाई 1980 को गिरफ्तार हुए और 9 अगस्त, वैसे तो उसके साथी कहते हैं कि उसकी डेथ 7 तारीख को हुई थी और जो प्रोसेस था वो कंप्लीट करके हमें 9 तारीख को इतला दी गई कि नज़ीर अब्बासी शहीद हो गए। तो इस तरीके से इतनी छोटी उम्र में और इतने कम वक्त में इतना टार्चर बर्दाश्त करके नज़ीर अब्बासी शहीद हो सकता था, नज़ीर अब्बासी ये मुकाबला कर सकता था और नज़ीर अब्बासी ने जो हार न मानी, सर न झुकाया और धरती के लिए शहीद हो गया। हम सबको मरना है, हम सब मरेंगे, मगर क्या 45 साल के बाद हमको कोई याद करने वाला होगा? नहीं। आज के हालात में मैं 2 दिन से 3 दिन से फेसबुक पे भी देख रही हूँ, इंटरनेट में भी। कल तो मेरा मोबाइल ही हैक कर दिया था और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी हुई थी, मगर मुख्तलिफ जितनी भी तंजीमें हैं और जितने भी नौजवान थे, उन सब का ऐसे लग रहा था जैसे नज़ीर अब्बासी इस अंधेरे दौर में उनका ही हीरो है, वही सच है और वही सच्ची जदोजहद का एक रहनुमा था, जिसने जो आज भी सब उसको अपना रहनुमा तस्लीम करते हैं। और ये प्रेस क्लब पे अवामी हुकूक अपना प्रोग्राम कर रही है, मगर पूरी सिंध में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुझे पेशावर से भी फोन आया, लाहौर से भी फोन आया कि वहाँ पे भी नज़ीर अब्बासी की बरसी का प्रोग्राम है और उसकी याद में प्रोग्राम मनाया जा रहा है। नज़ीर अब्बासी की शादी को 1 साल 2 साल 3 महीने हुए थे। उसकी छोटी सी बच्ची ज़हरा अब्बासी 1 साल 3 महीने की थी। मौलाना भी भाई बैठे हैं, हम साथ रहते थे और एक फूल की तरह बस हम सबके हाथों में होती थी और नज़ीर अब्बासी कभी कभी आता था और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था कि मैं अंदाजा उसका नहीं उस वक्त बयान कर सकती। मगर जब वो आजमाइश में आया, जब उसको टार्चर करने लगे, तो न उसको माँ याद आई, न बेटी याद आई, न बीवी याद आई। बस एक ही रिश्ता था दुनिया के मेहनत कशों और उनके हुकूक के लिए, उनके इंसाफ के लिए लड़ना है और अपनी जिंदगी, अपनी जान की परवाह भी नहीं करनी है। तो आज नज़ीर अब्बासी को हम शुभ सलाम पेश करने के लिए
बैठे हैं, इसलिए कि तारीख में ऐसे रहनुमा जो है वो बदनाम नहीं होते, बल्कि हमेशा सूरज की किरणों की तरह उभर के आते हैं। और जो इस वक्त सिंध की सूरत हाल है, और सूरत हाल में भी अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था जो नौजवानों के जो स्लोगन थे, जैसे नजीर अब्बासी उनकी रहनुमाई कर रहा है। कैनाल्स पे इतने एहतजाज हुए इतने दिन, और वो नौजवान, मैं उनसे बात भी करती थी तो उसमें यही था कि शहीद का रास्ता हमारा रास्ता। चाहे उनमें फ्लैग किसी और पार्टियों के थे, मगर फिर भी उसमें इतने सारे लोगों ने यही मुझे मैसेज किया कि जो नजीर अब्बासी का रास्ता है वो हमारा रास्ता है। तो आज हम इसी शहादत के असर पर दोहराते हुए, और ये आज हम फैसला करते हैं कि नजीर अब्बासी मिटने वाली शख्सियत नहीं। जिन्होंने इसको मारा, जिस टॉर्चर के हथियारों से इसको मारा, उनको जंग लग गया, खत्म हो गए, वो खुद भी मर गए, मगर नजीर अब्बासी आज भी जिंदा है। नजीर अब्बासी को सलाम सलाम। नौजवान असल जो है वो जो वजह है वो ये है कि नौजवान सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। आपने उनकी जो है वो नफ्स पे हाथ रखा या नहीं रखा? जो मैं अपने प्रोफेसर और के दोस्तों को जो है वो बातें हूँ कि नौजवान पीटीआई में जाता है, नौजवान दूसरी जो है वो जमात की तरफ जाता है, नौजवान हमारी तरफ जो है वो नहीं आता। बेगाम की होती तो वो जो है वो ये नहीं, लेकिन इसलिए कि आज की सूरत हाल में नौजवान जो चाहता है, हम जो है वो उनको फिलोसफी में दूसरी चीज़ों में जो जोड़ के रखते हैं। आज नौजवान क्या चाहता है तो उसको जो है वो नहीं देखते। आज जो टेक्नोलॉजी का जो दौर है, साइंस का जो दौर है, अभी जो है वो मैं एक हवाला दे रहा हूँ। मेरे बेटे ने नेशनल पार्टी का, हमारी पार्टी का जो है वो प्रोग्राम था कोयटा में, वहाँ सोशल मीडिया के को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए तरक्की पसंद सियासत के लिए, सियासी मकासद के लिए, उसने उस पर जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया। और ट्रेनिंग के बाद क्वेश्चन किया कि मुझसे क्वेश्चन करो। एक दिलचस्प उस वक्त डॉक्टर मालिक ने इस बात की कहा कि जो है वो आप जो है वो ये आपने तुमसे हमसे बात कर रहे हो जो सियासत पे तो बात करते हैं, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी पे जो है वो नहीं करते। असल में नौजवान आज उस साइंस टेक्नोलॉजी का नौजवान है, आज उस दौर का नौजवान है। आप उस दौर के जो है वो की तरफ देखें और देख के जो है वो फैसला करें कि आखिर हम जो है वो कौन सी कमजोरी है कि नौजवान हमारी तरफ जो है वो नहीं आता, दूसरी तरफ जाता है। आज नौजवान इस समाज से नफरत करता है, नौजवान इस जो है वो इस समाज को बिल्कुल जो है वो रद्द करता है। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। जब से मैं वो यहाँ पीटीआई या इमरान खान वाले जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो पॉलिटिकल उसका कोई जो है वो निगाह नहीं है, वो जो है वो प्रो पीपल नहीं है, जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन क्योंकि स्लोगन के तौर पे आज जो नौजवान है वो इस सोसाइटी को जो है उसको रद्द करता है, इस सोसाइटी से नफरत करता है, इस सोसाइटी को समझता है कि ये सोसाइटी जो है करप्ट सोसाइटी है, ये सोसाइटी एंटी पीपल सोसाइटी है, ये सोसाइटी जो है वो आपकी जो है वो आज जो आपके हुक्मरान है, आपकी जो रियासत है वो जो है वो अवाम दुश्मन रियासत है। तो उन्होंने वो स्लोगन जो दिए, उस स्लोगन में वो उनके साथ जो है वो जुड़े। आज जो है वो आज की जो है वो के दौर में जो नौजवानों के इश्यूज हैं, नौजवानों की जो बेरोजगारी है, नौजवानों की जो मसाइल हैं, उसके नौजवान जिस किस्म की आज टेक्नोलॉजी जो है वो के दौर में उसके हिसाब से आप बात नहीं करेंगे तो नौजवानों की तरफ कैसे जा सकेंगे?
لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ ہمیں اپنے آپ پہ تنقید کرنی چاہیے اور جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ نوجوان کی بیگانگی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اس کو بیگانگی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیگانگی کوئی جو ہے نہیں ہے، نوجوان جو ہے وہ کلیئر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان نوجوان کو اپنے اس میں کس طریقے سے لے آؤ گے، اس لیے اب جو ہے وہ آپ کو لیڈر اس نوجوان کو بنانا پڑے گا، نوجوان کی قیادت میں چلنا پڑے گا۔ آپ جو ہے وہ مجبور نہ کریں نوجوان کو کہ ہماری قیادت میں چلے، نہیں چلیں گے اب ہماری قیادت میں، وہ نوجوان قیادت کرے، ہم نوجوان کی قیادت میں پیچھے سے ان کے ساتھ چلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ اسی میں ہمارا کام جو ہے وہ کیا بنتا ہے کہ اس میں واقعی جب وہ اس سے نفرت کرتا ہے تو اس کو اس کی جو ہے وہ لیول سے اس کو جو ہے وہ آپ لے جائیں اور پھر کہیں کہ جو ہے وہ اس کا مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ نوجوان، میں اکثر سنتا ہوں ہمارے یہاں پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، ہمارے پرانے دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ تھے، ہم تو بڑی جدوجہد کرنے والے ہوتے تھے، ہم یہ تھے وہ تھے۔ آج کل نوجوان نہیں کر رہا۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے نوجوان کو کب ایڈریس کیا ہے؟ اس لیے میں جو ہے وہ مختصراً یہ کہتا ہوں بات کہ جو ہے وہ ہمیں نوجوان کی قیادت میں چلنا چاہیے۔ نوجوان قیادت کرے گا آج کے دور کی، کیونکہ آج کے دور کا جو ہے وہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے دور کا جو ہے وہ نوجوان ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کوئی بیگانگی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے نوجوان میں، لیکن جو ہے وہ ہم اپنے اندر جو ہے اس کو بیگانگی لیے ہوئے۔ عباسی شہید کے جدوجہد کے ساتھی سینئر صحافی سہیل سانگی سے وہ اپنے خیالات نوجوانوں کے حوالے سے لیڈر جو آئے وہ حسن ناصر شہید کو جو بھی نوجوان تھے شہادت ہوئی۔ اس کے بعد کامریڈ دھام ساکی تھے، وہ بھی نوجوان تھے، اور شاہ صاحب پٹیل نوجوان تھے، نذیر عباسی وہ نوجوان تھے۔ تو اس وقت میرے خیال میں یہ جس آئی تھی کہ اتنا نہیں تھا۔ آج ہمارے دوست نے بات کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات مجھ سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ نذیر کا اور نوجوان کا جو رشتہ اور پالیٹکس کا وہ ایک بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اس میں تاج والی بات کی آ جاتی ہے۔ دیکھیں نذیر جب پالیٹکس کر رہے تھے، یہ 70s mid 70s کی بات ہے، تو 60 سے لے کر کے یہ پوری کی پورا وہ جو دور تھا وہ پوری سوسائٹی پولیٹیسائز تھی پورے سندھ بھر میں، خاص طور پر ملک کے دوسرے حصوں میں بھی تھا، بلوچستان میں بھی تھا، ہمارے پی میں بھی تھا، لیکن ہم چونکہ یہاں بیٹھے تھے تو سندھ کے ہاتھ کنٹرول تھا۔ اس زمانے میں کبھی بھی پولیس کو، رینجرز کو، فوج کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان تحریری اداروں میں گھس کے آئے۔ ہاں کبھی کبھار کو وہ بھی کوئی کرمنل کیس بنتا تھا تو رات کی تاریکی میں ہاسپٹل کا اس میں چھاپے واپے مارتے، دن میں ان کو آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ ایک پورا دور تھا، وہ ایک پورا نوجوانوں کی بات ہوئی تو اس میں ایک میں آپ کو یاد دلاؤں 60 کی دہائی کے آخری مسرتے میں جب بم ٹوٹنے جا رہا تھا، سندھ میں تحریک چل رہی تھی کہ انتخابی فہرست یا انتخابی یہ فہرستیں ووٹر یہ سندھی میں چھاپی جائیں، تو اس پر ہمارے سینئر رہنما تھے وہ کچھ اور جو سینئر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لڑکوں آپ لوگ جو ہے اس کو چھوڑو اور یہ بات میں ہم اس کو طے کرا لیں گے، اس لیے کہ یہ کریں گے تو ان کو انتخابات سے بھاگنے کا موقع ملے گا۔ اچھا بڑی مزیدار چیز ہوئی کہ وہ اسٹوڈنٹس نے بنائی تھی اس وقت شاگرد انتخابی کونسل، اور اس نے باقاعدہ بیان جاری کیا جو اخبار میں چھپا۔ انہوں نے تمام سیاستدانوں سے کہا کہ ہم اس سے بڑے احترام کے ساتھ گزارش کرتے تو وہ ہمیں راستہ دیں، وہ بیچ میں نہ پڑے۔
वो तारीख का हिस्सा है। तो वो एक वो चीज़ है। इन चीज़ों को हम एक तरफ मतलब करते हैं। मज़ीद चीज़ जो इसमें आगे बढ़ती है वो देखिए दो चीज़ें बढ़ जाएंगी। एक चीज़ ये कि हम नौजवानों को जो पेश करें, क्या पेश करें, कुछ भी नहीं। हम ये बात की बात सही है कि बुनियादी तौर पर जो सियासी हमारी लीडरशिप है वो उसके पास नौजवानों को देने की कोई चीज़ नहीं है, और एक पूरा माहौल बन गया है जिसमें हर तरफ टूट फूट है, ग्रुप बनती है। बिल्कुल वो जो जिसको हम कहते हैं कि मजहबी हवाले से फुटके मारे, बिल्कुल इसी तरह की फुटके में सियासी हवाले से कोई भी सियासी जमात, वो चाहे लेफ्ट की हो, राइट की हो, कोई भी हो, वो कितनी भी लेफ्ट है, कितनी कहाँ है, उसको छोड़ के वो उसमें नौजवान के लिए कोई स्पेस मौजूद नहीं है। पहले जिस तरह से बाकायदे से हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक स्टूडेंट विंग होती थी, कॉलेज होती थी और उसकी ब्रांचें होती थी, ऐसा अब नहीं है। मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल अभी जो किसी हद तक वो जमात इस्लामी की जो जमीयत है उसमें कहीं हो तो बाकी किसी में उस तरह से नहीं है। हमारे लेफ्ट के नाम पर जो बच्चे काम करते हैं वो इधर कभी कभार हमें प्रेस क्लब में टकरा जाते हैं। मैं और तोसीफ साहब तो बड़ी जिद्दोजहद करते हैं कि किसी तरह से उनको सर जोड़ के बिठाने की कोशिश करें, लेकिन नाकामी रहते हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी जो सियासी क़यादत है उन्होंने इसको इस तरह से डराया हुआ है कि आगे जाओगे तो मसला है और इनको जाने दो, आगे वालों को आगे जाने दो। तो एक तो ये मसला है। दूसरा जो मसला है वो ये कि आपके स्टेट रियासत उसने वुसअत से दो तीन चीज़ें की हैं। एक तो पूरा बयानिया जिसको हम मुगालत पाकिस्तान कह रहे हैं, उसके हवाले से इस तरह से पढ़ाया है कि वो ये तब की बात है जब ये हुआ था। अब तो लगता है कि पाकिस्तान 47 में नहीं बना था, पाकिस्तान नया जो पाकिस्तान बना था बांग्लादेश को अलग करने के बाद वो 70 में बना था। ये तो अभी वाला तो पता नहीं 90s में कब से शुरू करे। ये तो वो बड़ा मसला है। दूसरा जो बड़ा मसला उसमें है वो ये कि जो पढ़ाया जा रहा है वो फिर जो स्पेस है वो बहुत कम है। जैसे मैंने बताया कि कभी भी हमारे ये जो इदारे हैं इनको हिम्मत नहीं पड़ती कि तालीमी इदारे में आए। अभी हमें पता है कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को वो बात कहते हैं खत लिखे जा रहे हैं कि भाई आप बाहर से किसी आदमी को बुलाओगे तो उसकी पूरी तारीख जागराफी दोगे, सुनेंगे कौन कौन, वो भी पूरी तारीख जागराफी दोगे और वो किस बात मौजूद पर बात करेगा वो भी होगा। तो जाहिर है जब ये सूरत होगी तो हम जो लोगों को दे रहे हमारे नौजवान वो भी बहुत बड़ा इशू है। देखिए एक बहुत बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है, वो हुआ है ये जो स्टूडेंट यूनियन थी तुलबा तंजीमें थी, बिल्कुल तुलबा तंजीमें एक जो समझ लें एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पहले इदारों में जैसे होती है इस तरह से वो काम करती थी। तो पूरा माहौल बनता था, वहीं से लोग आगे आते थे और हम देखें हम उस तुलबा यूनियन की वजह से हमें बहुत अच्छे लोग मिले जो कि अच्छी एक सियासी लीडरशिप के तौर पर आए। वो हमने ख़त्म किया तो यूँ समझ लो कि हमारे नौजवान के अंदर वो जो सियासी शौर की नर्सरी है वो ख़त्म हो गई। असल मसला ये है कि एक जो हम पढ़ा रहे हैं वो गलत है, दूसरा जो है हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं वो गलत तरीके से करें, तीसरा जो है हुकूमत ने स्पेस कम किया, चौथा ये जो तुलबा यूनियन का इशू है इसने बहुत बड़ा मसला ये प्रोपोर्शन के साथी गुमनाम हीरो गुलाम नबी चांडियों से तो ज़ियादपुर में एक छोटे समझे मंसूबे के तहत सियासत
को नापसंदीदा अमल करार दिया गया और उस वक्त की जो गैर सियासत थी उस पर तवातर के साथ शदीद किस्म के अटैक किए गए। जहाँ सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं उनको पता होगा उस वक्त जो पार्टी थी हमारी वो उसकी जो ज़ैली तंजीमें थी सब नौजवानों पर मुश्तमिल थी। जारी नौजवान तारीख DSF या SLS बनी थी वो सब नौजवान पर मुश्तमिल थी। उस वक्त की हमारी क्यादत जो अंडरग्राउंड नहीं थी, बाहर थी, खुलेआम काम करती थी, वो नौजवान पर मुश्तमिल थी। लेबर यूनियन थी वो भी नौजवान पर मुश्तमिल थी। लेकिन एक ऐसा आया जो जागराना उसने मजहब को और इस्तेमाल किया और नौजवान सियासत को बहुत ही करिश किया। उसके साथ तवातर के साथ ऐसा होता रहा। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक अजीब किस्म का माहौल पैदा, माशरे को सियासत से दूर और नौजवानों को सियासत से हटाकर और कामों में लगा दिया गया। आज का नौजवान जो है वो सोशल मीडिया को सियासत समझ रहा है। हमारे क्या आज भी वही लोग हैं, लेकिन आप यहाँ जो हाल में बैठे हुए हैं इतना दुआ अपने नौजवानों का बाकी वही चेहरे हैं जो हम सालों से देखते आ रहे हैं। उसकी वजूहत वही तवार जो है एक माशरे के अंदर बेगानगी की सियासत, बेगान की दूरी। और अब आप तहरीक इंसाफ जी को ले लें तो एक ख्वाब था, वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, उसको भी इमरान खान को पर बड़ी मेहनत की गई, उसको लाकर बिठा दिया। 2018 के इलेक्शन भी एक जिस तरह से हुए, आज जो बैठे हैं वो भी इसी तरह से बैठे हुए हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत है वो उसने नौजवानों को सियासत से दूर किया है। ख्वाब दिखाए गए हैं लेकिन वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। मजीद दोस्त बात करें, मैं भी समझता हूँ कि ये हमारी जो जबर है सियासत में उसने नौजवानों को दूर किया है। डॉक्टर रियाज साहब शिकार होने की जो बेसिक रीज़न है या जो वजूहत है हम वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सबसे एक अहम जो रोल है वो नौजवानों का होता है। तो अगर पाकिस्तान में हम नौजवानों की बेगानगी का जिक्र कर रहे हैं तो इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में होने वाली सारी सियासत जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा थी। और जो भी मॉडर्न इदारे बने हैं, चाहे तालीम का इदारा है, जो कुछ है एक वेस्टर्न ट्रेडिशन से आया है, मगरबी रवायतों से आया है। तो 18वीं और 19वीं सदी में जब बड़े सगीर में कलोनाइजेशन के खिलाफ जदोजहद शुरू हुई या यूरोप के अंदर जब पूरी एक जो है जागीरदाराना और सरमायादाराना जदोजहद शुरू हुई तो अल्टीमेटली वो किसानों की तहरीकें थी, उसके बाद वर्कर्स की तहरीकें थी, उसके बाद जो है प्रोफेशनल तहरीकें थी और उसके बाद ये स्टूडेंट और इन सब की तहरीकें थी जिन्होंने यूरोप की मॉडर्न पॉलिटिक्स को एक कलर दिया। आज वहाँ अगर कोई लेबर पार्टी नज़र आती है, कोई सोशलिस्ट पार्टी नज़र आती है या दूसरी पार्टी नज़र आती है, ये उस तहरीकों का नतीजा है। और फिर बड़े सगीर में भी जब 1920 और उस अरसे में जब यूनिवर्सिटी या जामिया बनना शुरू हुई तो जो यूरोप में हिंदुस्तान से गए हुए नौजवान थे, सजाद नईर है, करके मशरफ है और बाकी सारे साथी हैं, जब ये वापस लौटे हैं यूरोप से तो एक कॉन्सेप्ट साथ लेकर आए हैं और उस कॉन्सेप्ट के नतीजे में बड़े सगीर में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का कायम हुआ है। उसके बाद फिर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिन्होंने उनका शऊर पैदा करने के लिए, चाहे फिर वो बड़े सगीर में अंग्रेज की जो डिसओबीडियंस मूवमेंट हो या लाला लाजपत राय जितने लोग हैं, तो उन्होंने सारी तहरीकों को लीड किया और उसके नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में जो तहरीक की आज़ादी है उसको एक खिलावा बना जिसमें भगत सिंह का नाम ले लें, सारे लोगों का नाम ले लें। मैं मुख्तसर करता हूँ क्योंकि एक लंबी तारीख है। तो जब ये तारीख रिच तारीख जब हमारे साथ थी और रिच एक तरफ सूरत की तारीख थी, दूसरी तरफ हमारे पास किसानों की तहरीकें थी, चाहे वो जो अलग अलग की तहरीक हो, सिंध की हारी कमेटी की तहरीक हो, चाहे जो बंगाल के अंदर उठने वाली तहरीकें थी, और तीसरी तरफ जो लेबर जो मूवमेंट थी जिसमें हिंदुस्तान के अजीम अजीम नाम थे, मिर्जा इब्राहिम का नाम ले लें, जिसमें फैज शामिल हो गए, बड़े बड़े लोग शामिल हो गए। तो ये सारी तहरीकें मिल के उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस का एक सिचुएशन पैदा हुआ, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई, जिसमें जागीरदारों की जागीरें ख़त्म करने की बात हुई, जिसके अंदर एक हिंदुस्तान के अंदर भी एक
वेलफेयर स्टेट कायम करने की बात हुई जिसमें एंटी कॉलोनाइजेशन की गई थी। ये जब तारीख हमने अपने पाकिस्तान में 1947 के बाद अपने पास भी, तो हम वो रियासत थे जो रियासत जो है थी अपनी आज़ादी पता नहीं किस मकसद के तहत हासिल करना चाहती थी। उसकी जदोजहद जो है कोई कॉलोनाइजर के खिलाफ नहीं थी, उसकी जदोजहद कोई ब्रिटिश निज़ाम के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उसकी जदोजहद जो थी एक मेजॉरिटी के खिलाफ थी, जिस पर वो 800 साल खुद माइनॉरिटी होते हुए हुक्मरानी करते चले आए थे। लेकिन जब बहरहाल उनकी एक जो जदोजहद थी उसके लिए थी, तो वो जब इनहेरिट किया तो वो इनहेरिट आपने मजहब के साथ इनहेरिट किया और आपने रियासत की बुनियाद मजहब पर रखकर जब आगे चलाई तो आपने कहा कि बाकी सारी जो जदोजहद है वो बेमाना है, यानी कोई तबकाती जदोजहद नहीं होगी, कोई अमली जदोजहद नहीं होगी, बल्कि जदोजहद की बुनियाद जो है सिर्फ मजहब की बुनियाद पर होगी। फिर उसके नतीजे में हमने देखा कि 1950 में बंगाल के अंदर उठने वाली तहरीक जो थी वो थी तो मजहब लैंग्वेज की बुनियाद पे, लेकिन उस तहरीक के जो कलर था वो चेंज हुआ। उस तहरीक का कलर जो है अल्टीमेटली जाके एक रीजनल जिसको हम कहते हैं कि डिमांड्स पे जाके खत्म हुआ और चीज़ें खराब हुई। तो रियासत ने ये समझा कि ये रियासत जो कि कमज़ोर बुनियादों पर खड़ी हुई रियासत थी, जिसकी फाउंडेशन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी जस्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो उसने सोचा कि इस रियासत का वजूद जो है, इस रियासत का वजूद जो है सिर्फ जो है वो जबर की बुनियाद पर कायम असूलों पर होगा। अगर जबर हटा दिया जाएगा तो लोग अपने हकूक़ की डिमांड करेंगे, तो जब अपने लोग हकूक़ की डिमांड करें तो अल्टीमेटली एक ऐसा तस्वुर सामने आएगा जिससे इस रियासत की बुनियादें हिल कर रह जाएगी। और उसके नतीजे में 1950-1955 में कम्युनिस्ट पार्टियाँ पाकिस्तान पर बैन लगा। उस पर जो पहली डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन जो थी, पहली जो तलबा तंजीम थी पाकिस्तान में, जिसने सबसे पहले 1950 से 1955 तक तहरीक चलाई, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम थे, जिसमें डॉक्टर अदीब रिजवी का नाम है, डॉक्टर हारून का नाम है, डॉक्टर सरवर का नाम है, आबिद हसन मंटो साहब का नाम है, और फिर बाद में हुसैन नकी साहब वगैरह उसमें शामिल हुए। तो आपने उन तलबा को जेलों में डाल दिया। आप उन तलबा ने अपनी मेडिकल की एजुकेशन जेलों में मुकम्मल की और उनके फीचर। तो इसका मतलब ये कि रियासत को पहले दिन से ये डर था कि नौजवान, ये लेबर वुमेन, ये सारी की चीज़ें अगर इनको रोका ना गया तो ये आने वाले दिनों में इस रियासत के निज़ाम को चैलेंज करेंगी। तो पहले ये बुनियादें आप वहाँ से तस्वुर करें। इसी दौरान फिर जो बात हुई कि अपना कामरेड हसन नासिर और फिर सजाद भाई वो सारे लोगों को सियासी तौर पर, और ये वही वक्त है जब सहाफत तक बंदिशें लगी, नवाब मदर अली खान से लेके फैज़ अहमद फैज़ हो, बाकी सारे लोग हो, जिस तरह इब्रोज पाकिस्तान टाइम और उन पर पाबंदियाँ लगी। तो ये अलग तस्वुर करके ना देखिए कि सियासत तलबा की कोई अलग है, बाकी सोसाइटी अलग होती है। तो सोसाइटी के जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो एक वक्त एक ही साथ तस्वुर कर चलते हैं और एक ही साथ देखते हैं। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और खास लेके जाऊँगा कि आज जो सूरत हाल है उसको भी मैं पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की तलबा सूरत हाल को भी आप ग्लोबल सूरत हाल से अलग करके नहीं देख सकते, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। कहा जाता है कि ये एक वो वक्त था जब दूसरी आलमी जंग के बाद, दूसरी आलमी जंग के बाद पूरी ग्लोबल दुनिया के अंदर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चली, एंटी जो है वो क्लास स्ट्रगल चली पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो उसमें जो एक तरफ चे गोवरा हो तो दूसरी तरफ जो है वो अफ्रीका में चलने वाली तहरीक जिसमें कोई एक तरफ साथ के साथ खड़ा हो गई, जो है वो बड़े बड़े स्कॉलर साथ खड़े हो, तो वो एक तहरीक चला रहे थे। दूसरी तरफ हमें ये नजर आता है कि जब 70 और 80 की दहाई के अंदर ग्लोबल पॉलिटिक्स का कलर चेंज हुआ और ख़ास तौर पे लेट 70s में जब ये ग्लोबल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं क्लास स्ट्रगल से ये पॉलिटिक्स जो है न्यू लिबरलिज्म की पॉलिटिक्स में दाखिल हुई, जो न्यू लिबरलिज्म की पॉलिटिक्स के अंदर दाखिल हुई, तो फिर क्लास क्वेश्चन पीछे चला गया और न्यू लिबरल पॉलिटिक्स जो है उसने ड्राइव करना शुरू किया। और अगेन ये यूरोप से शुरू हुई, इसका इब्तिदा जो है वो बिल्कुल हमने कहा कि जहाँ यूरोप में जहाँ पहला क्लास कॉन्शियसनेस स्ट्रगल हुआ वहीं पर कलर चेंज हुआ मार्केट थेचर के दौर में, चाहे वो रेगन के दौर में अमेरिका और यूरोप के अंदर, और फिर अल्टीमेटली हमारे जैसी रियासतें जो अल्टीमेटली डिपेंडेंट रियासतें हैं, अल्टीमेटली ये कलर फिर वहाँ पर आया। और फिर 1991 के बाद सोवियत यूनियन के डिबेकल के बाद
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो बाईपोलर पॉलिटिक्स थी वो यूनिपोलर पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गई और एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया जिसमें हम कहते हैं कि कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर सोसाइटी का तस्वुर जो है नया तस्वुर था जिसने आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का खात्मा किया और एक नया तस्वुर जो सामने दिया कि वही जो जिसको हम सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि मंडी को सर्वाइव करेगी, मंडी के सारे सेक्टर को सर्वाइव करेंगे और जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है कि जो रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने मजबूर तबकों को दिया जाएगा, उसे रियासत ने अपने आप को विड्रॉ किया और कहा गया कि जी अब रियासत ना कोई सपोर्ट करेगी, चाहे वो तालीम होगी चाहे वो सेहत होगी। उसके बाद एक नया तस्वुर सामने आया और नया तस्वुर सामने आया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होगी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होगी, नेशनल पॉलिटिक्स क्या होगी। और हम जब कहते थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दो पिलर थे, एक वो पिलर था जिसको हम कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, वो पिलर था जिसको हम सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं। जब सोशलिस्ट पॉलिटिक्स वीक हो गई तो फिर जो है वो कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स ने इसको टेक ओवर किया, लेकिन आगे चल के कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर जिसको हम कहते हैं बूर्जर कैपिटलिज्म वो सामने आया। बूर्जर कैपिटलिज्म ने कहा कि जो जर्मन जिसको हम कहते हैं बिस्मार्क के ज़माने में था कि नहीं थोड़ा सा दे के रखो ताकि इनकलाब ना आए, तो उन्होंने कहा कि अब इनकलाब का वक्त गुजर गया क्योंकि सोशलिस्ट दुनिया खत्म हो गई, इसलिए अब इनके मुँह में कोई दाना ना डालना है। इसलिए आप देखते हैं कि पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर चाहे वो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ट्रम्प की पॉलिटिक्स हो, चाहे दुनिया के दूसरे खत्ों में होने वाली पॉलिटिक्स हो, चाहे यूरोप की पॉलिटिक्स हो, जब वो पॉलिटिक्स आई तो उस पॉलिटिक्स ने कहा कि आप हमारी पॉलिटिक्स के अंदर सोशल सेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इस पॉलिटिक्स के अंदर जो वाइट इज द राइट की पॉलिटिक्स होगी और वाइट से राइट की पॉलिटिक्स नफरत की बुनियाद पर खड़ी की गई पॉलिटिक्स है। और कहा गया कि अब जो नया सोशल स्ट्रक्चर आया पूरी दुनिया के अंदर जिसको हम पहले कहते थे कि एक तरफ प्रोलेटारिया क्लास है, दूसरी तरफ जो है वो बुर्जुआ क्लास है, अब वो कलर बड़ा फेड हो गया है। अब देखा जाए तो अब वो जो बिल्कुल डिवाइड क्लियर होती थी वो डिवाइड क्योंकि सोसाइटी गरी साहब ने इसको एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया कि ये आईटी आई है, लेकिन आईटी का जो अंडर बेस है उसको आपको देखना पड़ेगा कि अब कहा गया कि जो पॉलिटिक्स है एक अर्बनाइज पॉलिटिक्स है, एक अर्बनाइज पॉलिटिक्स है और अर्बनाइज पॉलिटिक्स के क्लास डायमेंशन चेंज हो गए हैं। जो बात की इशारा हुआ कि जी रिलीजियस पॉलिटिक्स है, कोई दूसरी पॉलिटिक्स है, तो उसको 3 नए क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक क्लास वो है जिसको कहा जा रहा है कि पॉपुलर रिलीजियस ग्रुप, आप वो चाहे इंडिया में नजर आए, आपको चाहे ट्रम्प की सूरत में वाइट हो चाहे यूरोप के अंदर, एक आ गया है कि पॉपुलर रिलीजियस ग्रुप जो सामने आया है जिसकी तरफ हमें भी कहा जाता है कि जरा मजहबी टच लगा दें, चाहे इस्लामी टच लगा दें, तो वो एक पॉपुलर रिलीजियस ग्रुप सामने आया है जो कि पहले दुनिया में क्लास पॉलिटिक्स की वजह से दब गया था। दूसरा जो हमारे पास आया अल्ट्रा नेशनलिस्ट ग्रुप, अमेरिका फर्स्ट, शाइनिंग इंडिया। हमें जो अभी पिछले 2 महीने पहले जो अजीम मार्का है, शायद करबला और बदर के बाद पहली मरतबा शायद दुनिया में जंग हुई है, 4 रोज की कहा गया, इससे बड़ा कोई मार्का आज तक दुनिया में नहीं हुआ। उसके नाम पे जिस तरह की ये पिछले पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक नया दुनिया में निज़ाम हमें आपको दिया जा रहा है, तो एक वो जो पॉपुलर नेशनलिस्ट ग्रुप को स्ट्रॉन्ग किया गया वो एक दूसरा फैक्टर आया। तो तीसरा फैक्टर आया है कि जो मिडिल क्लास फैक्टर आया है, मिडिल क्लास फैक्टर ये आया है कि वो क्योंकि आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से बाहर हुआ, जो मैंने आपसे कहा कि सोशलिस्ट पिलर गायब होने के बाद अब पैकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया। उसकी ख्वाहिश से ज़्यादा कुछ नहीं है कि मेरे रोड रास्ते ठीक होने चाहिए, मेरे घर में पानी आना चाहिए, मेरे घर में बिजली आनी चाहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज और ये सब कुछ आखिरी बात नहीं करूँगा कि ये बाय डिज़ाइन हुआ है, कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स से बाय डिज़ाइन ये किया है कि कोई आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स ना हो। जब आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं होगी तो फिर आप पैटी इशूज़ में होंगे, और पैटी इशूज़ में होंगे तो आप अपने आसपास दुश्मन तलाश करेंगे। वो दुश्मन कभी आपको मजहब की बुनियाद पर नजर आएगा, कभी फिरके की बुनियाद पर नजर आएगा, कभी ज़बान की बुनियाद पर नजर आएगा, कभी कलर की बुनियाद पर नजर आएगा। आज दुनिया जो बड़ी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर करके इस पेटी इशूज़ में इन्वॉल्व हो गई है। तो आज जो पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, पाकिस्तान का जो नौजवान कर रहा है वो भी यही पॉलिटिक्स कर रहा है। आपने शायद सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले ब्लास्फेमी के ऊपर जो पूरा कोर्ट के अंदर मामला चला कि किस किस्म की
इकोनॉमी चलाई गई कि मजहब के नाम से लोगों को किस तरह कनेक्ट करने की चीजें की गई। इस अब आपकी जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो ग्लोबली डी आइडियलाइज होने वाली सोसाइटी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी डी आइडियलाइज पॉलिटिक्स है। अब ये किस तरह से दोबारा आइडियलाइज पॉलिटिक्स की तरफ डाइवर्ट की जाएगी, ये बड़ा डिबेट है जिस पर अभी नए पॉलिटिकल चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें आई हुई हैं। मेरे ख्याल में फिर हम इसी वक्त इस पर बात करेंगे क्योंकि मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी। आपका मैं गुजारिश करूँगा हमारे अवामी हुकूक के रहबर और हमें तरबियत देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ साहब। मेरी उनसे पहले मुलाकात हुई थी तो वो कॉलेज में पढ़ते थे, उस वक्त भी इतने तवाना थे और आज भी इतने तवाना है। ये 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं जो हमें तो बहुत सारे लोग सोच नहीं सकते। जब हम बेगानगी की बात करते हैं तो हमें तस्दीक करना चाहिए कि इस वक्त हमें गैर सियासी माशरे में रह रहे हैं, तो हमें जाहिर है इसके पस मंजर पे जाना होगा। बड़े सदूर में 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद एक बड़ा जुमूद का दौर था। ये तकरीबन नई सदी के शुरू तक रहा और जब तालीम आई और नए एडमिनिस्ट्रेशन आई, बिजली आई, रेल चली तो मिडिल क्लास पैदा हुई और इस मिडिल क्लास ने कांग्रेस बनाई। तो बड़े सदूर में असल में अवामी सियासत का आगाज ऑल इंडिया कांग्रेस ने किया और आज़ादी के नारे को आवाम तक पहुंचाने का जो बड़ा काम था वो कांग्रेस ने किया था। उसमें भी जब हिंद शामिल हुई, फिर कम्युनिस्ट पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ने मजदूरों को ऑर्गेनाइज किया, किसानों की तहरीकें चली, तो ये सियासी माहौल बनना शुरू हुआ जो इनकी 4 जमातों की, और उसके अलावा ट्रेड यूनियन बननी शुरू हुई, स्टूडेंट यूनियन बन गई, जो यूनिवर्सिटीज अंग्रेजों ने कायम की थी उसमें स्टूडेंट यूनियन बन गई। तो पूरे हिंदुस्तान में ये नई सदी जब शुरू होती है 1900 की क्विट इंडिया मूवमेंट और खिलाफत तहरीक के बाद एक मुकम्मल तौर पे सियासी माहौल था जिसमें सबसे बड़ा नारा ये था कि अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान से चले जाए। उसमें हमें बहरिया की बगावत भी नजर आती है, तेलंगाना की तहरीक भी नजर आती है, फिर बीच में मुस्लिम लीग जो है डेवलप होती है फिरका वाराना बुनियादों पे, और उसके बाद 1937 से उसका रूज आता है। मगर मुस्लिम लीग ने कभी पॉलिटिक्स नहीं की थी, वो तो फिरकावारियत की बुनियाद पे लोगों को जमा करती थी और उसके नतीजे में भारत हिंदुस्तान टूट गया और ये पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बाज़ाहिर तो बना वोट की बुनियाद पर और जिन्ना साहब की सियासत के नाम पे, मगर अगर जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है तो उन्हें याद है कि सबसे पहले सियासतदानों को निशाना बनाया गया, सियासतदानों को सबसे पहले निशाना बनाया गया और ये मुस्लिम लीग के दौर में शुरू हुआ और वो कानून नाफिज किया गया कि सियासतदानों को तरफ करार दिया जाए। क्योंकि असल में जो अंग्रेजों की तरबियत याफ्ता ब्यूरोक्रेसी थी, चौधरी मोहम्मद अली और गुलाम मोहम्मद की क़यादत में, वही ब्यूरोक्रेसी जो है बाद में पाकिस्तान का निजाम चलाने लगी। तो उसके लिए सियासत, अवाम और जमहूरियत नहीं थी। एक तो उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा किया, उन्होंने उसके हुकूक नहीं दिए, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर एक बेदारी की तहरीक शुरू हुई, जिसके अंदर हमें बंगाली जबान की तहरीक नजर आती है, बंगालियों के हुकूक की तहरीक नजर आती है, जब्तु फ्रंट की तहरीक नजर आती है, जिसके 26 निकात थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को शिकस्त दी। इस इलाके के अंदर हमें कम्युनिस्ट पार्टी नजर आती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब में भी थी, पाकिस्तान बनने से पहले पख्तूनख्वा में शोरकोशों की बड़ी जद्दोजहद थी, खान गफ्फार खान की बलूचिस्तान में बलोच कौमपरस्तों की और अजगई की बड़ी जद्दोजहद थी, सिंध के अंदर हारी तहरीक थी, कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद थी। तो एक माहौल बनना शुरू हुआ जिसने आमियत को चैलेंज किया और फिर नेशनल अवामी पार्टी बन गई, मजदूर तंजीमें ऑर्गेनाइज हुई, किसान तहरीकें हुई, तलबा तहरीकें मजबूत हो गई, जैसे डॉक्टर रियाज ने कहा बीएसएफ की मूवमेंट चली, फिर बीएसएफ के बाद एनएसएफ की मूवमेंट चली। तो मुकम्मल तौर पे एक सियासी माहौल था। अगरचे के पाकिस्तान फ्रंट स्टेट बन गया था और अमेरिका के बरादार तसल्लुत में आ गया था और अमेरिका ने अयूब खान की हिमायत भरपूर की थी और कोई रास्ते तकरीबन बंद करने की कोशिश की थी, मगर ये जो मज़ाहिमती तहरीक थी ये डेवलप होती चली गई। उसका नतीजा हमारे सामने 1968 की मूवमेंट में आता है
मेरा ख्याल है पाकिस्तान के इस इलाके की जो सबसे बड़ी अवामी तहरीक थी वो 1968 की थी, जो कि एक सेकुलर तहरीक थी। वो तहरीक के नतीजे में अयूब खान तो चले गए, मगर उसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौलाना बादशाह जी का एक मंफी किरदार सामने आया। तो वो जो तहरीक मंतकी अंजाम को पढ़ सकती थी, जिसके नतीजे में जमहूरियत बहाल होती, इलेक्शन होते, मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत की हुकूमत होती, वो ना हुआ। बहरहाल उसके बाद याया खान ने इलेक्शन कराए, पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, भुट्टो साहब ने एक अवामी नारा दिया, वो अवामी लीडर तो थे, तो उसके नतीजे में अवामी सियासत पैदा हुई। वो उनका बड़ा जबरदस्त किरदार है। तो वो जो थी उसके साथ मजदूर तहरीक भी थी, मगर जब भुट्टो हुकूमत आई तो उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई, फिर सियासतदानों पे हमले शुरू हुए, उन्हें तरफ और मुल्क दुश्मन करार देना शुरू किया। फिर फौज ने और भुट्टो साहब का जो कंप्रोमाइज हुआ वो निसाब के हवाले से हुआ, और ये बड़ी बदकिस्मती हुई कि पाकिस्तान स्टेटस का सब्जेक्ट आ गया और उसके अंदर से मशरक़ी पाकिस्तान निकाल दिया गया। उसके अंदर जो इतनी बड़ी जद्दोजहद थी आज़ादी की, जिसके नतीजे में आज़ादी मिली, उसे गायब कर दिया गया। वजीर के खिलाफ जो तहरीक थी, जिसमें सिंध के लोगों ने कुर्बानियां दी, बलूचिस्तान के सरहद के लोगों ने, उसका जिक्र नहीं हुआ। तो वो एक नई नस्ल डेवलप होना शुरू हुई, मगर उसके बाद जब जनरल जिया का मार्शल लगा तो फिर एक जद्दोजहद हुई, और वो एमआरटी की जद्दोजहद जिसमें नजीर अब्बासी शहीद हुए, बाएं बाजू की तंजीमों के हजारों लोग जेल गए, पीपल्स पार्टी के लोग गए, तो एक बहुत बड़ा सियासी माहौल था। उस जमाने में ट्रेड यूनियन भी मजबूत थी, हारी तहरीक भी मजबूत थी, साथियों की बहुत बड़ी जद्दोजहद हमें नजर आती है 78 की, जिसमें कोड़े भी लगे साथियों को और वो एक तारीख बन गई। तो ये सिलसिला चलता रहा और इसका अंजाम 1988 में हुआ, मगर बदकिस्मती ये हुई कि बेनजीर भुट्टो ने फिर कंप्रोमाइज कर लिया, और कंप्रोमाइज इस बुनियाद पे हुआ कि आमरीत के नुकसान को बयान नहीं किया जाएगा, आमरीत को एक्सपोज नहीं किया जाएगा। तो वही निसाब जो है वो चलता रहा। तो उस दौरान फिर एस्टेब्लिशमेंट ने एक नया हथियार बहुत सारा इस्तेमाल किया कि सियासतदान करप्ट है। अच्छा, बदकिस्मती से बात सियासतदानों ने करप्शन को अपना हक बनाना शुरू कर दिया, तो एक गैर सियासी माहौल बनना शुरू हुआ। उसमें मुस्लिम लीग की हुकूमत भी थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। उन्होंने इस बात को महसूस ही नहीं किया कि ये सियासत को निशाना बनाया जा रहा है, ये असल में जो एस्टेब्लिशमेंट के जो जड़ें जो है उन्हें मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो वो सिलसिला चलता रहा और इस हद तक चलता रहा कि 99 के बाद यानी जो नई नस्लें पैदा हुई उन्हें पिछली तारीख का पता ही नहीं था। वो जानते ही नहीं कि इस मुल्क में जद्दोजहद कैसे हुई, जबान की जद्दोजहद कैसे हुई। 90% तालिब इल्मों को ये नहीं पता कि मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा था और वो कैसे अलग हो गया। इसलिए कि वो फिर जनरल जिया के दौर में जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि निसाब में मजहबी मवाद तो शामिल हुआ, जमात इस्लामी से उनका कंप्रोमाइज हुआ और यूनिवर्सिटीज में जमात इस्लामी वालों के लिए खोल दी गई। वहाँ वो लेक्चरर हो गए, प्रोफेसर हो गए, हत्ता के वाइस चांसलर तक हो गए और वो ब्यूरोक्रेसी में पहुंच गए। तो उसी निसाब को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। तो उसके नतीजे में बिल्कुल जो नई नस्ल आई, जो तीसरी नस्ल आई, वो पिछली नस्ल से बिल्कुल कट गई। उसके सामने सबसे बड़ी बात ये थी कि सियासतदान जो बुरे होते, सियासतदान खराब होते और सियासतदान करप्ट होते। अच्छा, तलबा यूनियन पर पाबंदी लगने की वजह से वो जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो भी ना हो सकी। फिर इलेक्शन जो मैनेज होने लगे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को डेवलप किया, मगर बहरहाल इमरान खान से उनका तदाद हुआ और आज हमें मानना चाहिए कि इमरान खान की क़यादत में एक फोर्स है जो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रही है। ये एक तारीख है और जाहिर है वो भी इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। अब उसका रुख कहाँ हो सकता है आगे जाके, ये एक सवाल है। तो ये इसलिए ये गैर सियासी माजरा बन गया। आईटी तो अमेरिका में भी आई, आईटी तो बरतानिया में भी आई, आईटी तो ऑस्ट्रेलिया में भी आई, मगर हम देखते हैं गुज़श्ता दो सालों में फलस्तीन के लिए जो तालिब इल्मों की लड़ाई है यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वो तो उसी नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे यहाँ उस टेक्नोलॉजी को रुजत पसंदी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जैसी अच्छी है बुरी है, मगर बाहर बिलावल भुट्टो के कहने पे एक कानून बन गया कि तलबा यूनियन के इंतखाबात हो गए। तलबा यूनियन का कानून बन गया और बहुत अच्छा कानून है। हमने बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, डेविस में हमने कोशिश की, कराची यूनिवर्सिटी में कोशिश की
کہ طالب علموں کو موبلائز کریں کہ یہ قانون ان کے حق میں ہے. بیشتر طالب علم جس میں ہمارے بھائی بھائیوں کے طالب علم بھی تھے وہ طلبہ یونین کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے. نہ سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی. وہ یہی کہتے رہے کہ طلبہ تنظیم میں کیا خامی ہے, طلبہ یونین بھی ہونی چاہیے. اچھا, جمعیت کا جو کردار اس میں بڑا عجیب تھا. جمعیت نے کبھی بھی طلبہ یونین کی بحالی کے لیے کوشش نہیں کی. جب بھائی بھائیوں کی تنظیموں نے 2019 میں ایک بات بنایا اور ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا پورے ملک میں, وہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ تھا. پہلی دفعہ بھائی بھائیوں کی طلبہ تنظیموں نے ایک مظاہرہ کیا, لاہور میں کیا, کراچی میں کیا, طلبہ یونین کا ایشو سامنے آیا, مگر وہ آگے پھر بڑھ نہ سکا. اس کی دوسری وجوہات ہے کہ آپس میں اختلافات ہو گئے, سیاسی جماعتیں پیچھے ہٹ گئی. جو ہمارے یہاں گروہ بندی کا بڑا معاملہ ہے, تو وہ بڑا اچھا ابھار تھا کہ اس کو آگے بڑھایا جاتا. تو اس کا وہ کیونکہ آگے نہیں بڑھ سکا تو وہ قانون وہی رہ گیا. بہت زیادہ کوششیں کی. ہمارے یہاں مختلف قسم کے سیمینار ہوئے, تو ہمارے یہ اخبارات نے یہ لکھا تو اسماعیل راؤ تھے, انہوں نے وائس چانسلر کا اجلاس بلا لیا کہ طلبہ یونین کے بارے میں کیا خیال ہے. تو سوائے ایک وائس چانسلر کے باقی تمام وائس چانسلر نے اس کی مخالفت کی. اچھا, وہ تو انہوں نے مخالفت کی, مگر کسی طلبہ تنظیم نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ طلبہ یونین بحال کی جائے. اس لیے کہ وہ اس شعور سے ہی دور ہو گئے. اس وقت سب سے زیادہ بری صورتحال یونیورسٹی اور کالجز میں ہے. مجھے کچھ 6 سال پہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے جانا پڑا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب ڈپارٹمنٹ بہت دور دور ہیں, بچیاں اور بچے بہت دور سے آتے ہیں. کچھ تو رکشے کے اندر آتے ہیں کلاس لینے, کچھ پیدل آتے ہیں, 40 روپے لگتے ہیں. میں نے سروے بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے آرٹ فیکلٹی سے آتے ہیں, ماس کمیونیکیشن تو 40 روپے دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ پوائنٹس, ہمارے زمانے میں پوائنٹس کا بڑا مطالبہ تھا, تو یہ مطالبہ کیوں نہیں ہوتا؟ کچھ لوگوں نے مختلف جواب دیے. مجھے ہمارے دوست ڈاکٹر ریاض نے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری نئی نسل ہے یہ اصل میں اسکول کے زمانے سے ذہن میں آ رہی ہے. اس کے بعد یہ شعور ہی نہیں ہے کہ پوائنٹ ان کا حق ہے, اس لیے وہاں کوئی اس بات پہ بات ہی نہیں کرتا, اور وہ اس مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ اتنے سارے پیسے خرچ کرتے ہیں اور مشکل میں آتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جو غیر سیاسی معاشرہ ہے اس کی دین ہے, ورنہ فیسیں اتنی بڑھ گئی ہے. یہ ابھی تو ITC کی رپورٹ ہے کہ فیسیں بڑھنے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں. قائد اعظم یونیورسٹی میں طالب علموں کی تعداد کم ہو گئی ہے, جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. نٹس میں طالب علموں کی تعداد کم ہو گئی ہے کیونکہ لوگ اسے افورڈ نہیں کر سکتے. خطرہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اور انجینئر سنگھ اور KP میں کیونکہ یہ فیسیں بچے دے نہیں پائیں گے تو اور زیادہ ڈراپ آؤٹ ہوگا. مگر سوال وہی ہے کہ غیر سیاسی معاشرے میں مزاحمتی تحریکوں کو کیسے آرگنائز کیا جائے. اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم طالب علموں کو اس بات پر تیار کر سکتے ہیں کہ اپنے حقوق کو پہچانے, مزدوروں کو اس بات پر تیار کریں کہ اپنے حقوق کو پہچانے, صحافیوں کے اندر جو موومنٹ ہے وہ کس حد تک نجی سطح تک پہنچے تاکہ حالات کار کی ضرورت ہو. ان طریقوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب تک ہم ایک نیا ایجنڈا لے کے نوجوانوں کے سامنے نہیں جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو استحصال ہو رہا ہے, اس کا احساس نہیں دلائیں گے انہیں, جب تک یہ معاشرہ غیر سیاسی معاشرہ رہے گا. اور یہی اس کا ٹریٹمنٹ آتی ہے, کیونکہ مستقل سیاست دانوں کے خلاف کمپین ہے. تو ہمیں یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ سیاست سے ہی مسئلہ حل ہوگا. سیاست دان اور سیاسی جماعتیں ہی تبدیلی لا سکیں گی. سیاسی جماعتوں کے علاوہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے جو ملک میں ریاست میں تبدیلی لا سکے. تو اس پیغام کو ہم کس طریقے سے نچلی سطح تک پہنچا سکتے, ہمیں اس پر زیادہ بحث کرنی چاہیے. اب وہ ممکن ہوگا یا کب ہوگا, مگر اس کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا. تو میرا خیال ہے آج جو سیمینار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غیر سیاسی معاشرے کو ان کے حقوق یاد دلانے کے لیے مظلوموں کو کس طرح کا نیریٹو بنا سکتے ہیں. عباس صاحب نے وہ آج کا عنوان نوجوانوں کی سیاست سے بیگان کیا. سب سے پہلے تو نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نظیر عباسی کون تھا. میرا خیال ہے ہم اس میں ناکام رہے.
آج کے نوجوانوں سے جا کے کسی سے پوچھے نا کہ نذیر عباسی کو جانتے ہیں آپ؟ آج کے نوجوان سے جا کے پوچھیں کہ حسن ناصر کو جانتے ہیں آپ؟ اگر وہ نہیں جانتے تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم اس کو یہ بتا ہی نہیں سکے۔ آج دیکھ رہے ہیں اس مجمع میں بھی کتنے نوجوان بیٹھے، تو اس کا مطلب ہے ہماری جو بھی اسٹوڈنٹ پارٹیز ہیں، گروپس ہیں، ٹریڈ یونینز میں گروپس ہیں، ان کا عوام سے اس طرح رشتہ نہیں ہے جس طرح رشتہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے سیاست غیر سیاسی ماحول ہے بہت سی جگہوں پہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جا کے بات بتائی نہیں جا سکتی۔ ہم اپنا لٹریچر ان تک نہیں پہنچا پاتے۔ آپ کو ظاہر ہے آج کے نوجوان سے مکالمہ اس نوجوان سے بہت مختلف کرنا پڑے گا جو نوجوان 80s یا 90s کا تھا، جسے اسٹوڈنٹ یونینز کا پتہ تھا، جسے اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا پتہ تھا، جسے جنرل پولیٹکس کا پتہ تھا۔ آج کا نوجوان ڈی پولیٹیسائز ہے، آپ نے اس کو پولیٹیسائز کرنا ہے۔ آج ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت سی جگہوں پہ کس نے اسٹوری بنائی نذیر عباسی کے اوپر، کس نے اسٹوری بنائی حسن ناصر کے اوپر؟ کیا اس کو ہم ڈاکومنٹری کی شکل میں یوٹیوب پر نہیں بنا سکتے؟ اس کو دیکھیے، پاکستان میں پہلے دن سے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پاکستان میں پہلے دن سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ لیفٹ کو کرش کرنا ہے، اور انہوں نے اس پر عمل کیا، مختلف انداز میں عمل کیا، کچھ کا توسیع سے ذکر کیا۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو سب سے پہلے 53 میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جو قوانین بنائے اس کا ٹارگیٹ۔ ایک مرتبہ میں جو پاکستان کے سینئر ترین بیوروکریٹ تھے روزار خان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا 2 بنیادی فیصلے ہوئے تھے 49 کے بعد۔ ایک یہ کہ انہوں نے کہا مجھے جب ڈپٹی کمشنر بنا کے صبح سرحد بھیجا گیا تو مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے 2 ٹارگیٹ ہیں، ایک یہ کہ سرخ پوش تحریک کو ختم کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ بائیں بازو کے نظریات کا تعلق رکھنے والے لوگ، اور ساتھ میں پھر آزادی اظہار ظاہر ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جاتا اس میں۔ لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ اس زمانے میں سوویت یونین کی وجہ سے لیفٹ کافی آرگنائز تھا، تحریکیں چل رہی تھیں، تحریکوں نے سر اٹھایا، انہوں نے لڑائی لڑی، لیکن بدقسمتی سے ہم جب چین اور روس کا معاملہ ہوا اور وہ ڈویژن جو ہوا، اس ڈویژن کے بعد ہم تقسیم در تقسیم ہی ہوتے چلے گئے، اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز کی آپ کمپیئر کریں انڈیا میں کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ اور کمیونسٹ پارٹی انڈیا کا نیریٹو دیکھیں تو دونوں نے مختلف طریقے سے اپنے آپ کو آرگنائز کیا۔ یہاں ایسا نہیں ہوا، یہاں NSF کے بعد نہیں نظر آتا، آہستہ آہستہ اسلامی جمعیت طلبہ کی پینیٹریشن بڑھتی گئی اور لیفٹ اس طریقے سے آرگنائز ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایوب خان کے خلاف تحریک ضرور چلی، مشرقی پاکستان کی پریزنس سے بہت فائدہ لیفٹ کو ہوا اس میں۔ پھر اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی، اور میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگنے کے بعد جو کچھ ہوا، جب قوم پرست سیاست بڑھ گئی، اس کا سب سے زیادہ نقصان بائیں بازو کو۔ کوئی سندھی قوم پرست کے اس میں چلا گیا، کوئی پختون قوم پرست کے اس میں چلا گیا، کوئی بلوچ قوم پرست کے اس میں چلا گیا، اور سب اپنے اپنے پول میں بند ہو گئے۔ کسی نے ان سب کو متحد کر کے نیشنل عوامی پارٹی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج آپ ANP کا نیریٹو دیکھتے ہیں، آپ بلوچ جماعتوں کا نیریٹو دیکھتے ہیں، آپ اس میں دیکھتے ہیں، سب اپنے اپنے نیریٹو میں پروگریسو پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن ایک نہیں ہوتے۔ یہی آپ ٹریڈ یونین میں دیکھ رہے ہیں، سب نے اپنی اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو نذیر عباسی کو تو ہم نے ضائع کر دیا۔ ہم نے نذیر عباسی کے مشن کو آگے کہاں بڑھایا؟ جام ساتھی کیس میں یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، جام ساتھی کیس کے لوگ
جتنا سب سے زیادہ میں نے جان ساقی کیس کو کور کیا، لیکن اس کے بعد یہ سارے لوگ کدھر گئے؟ ہم نے بڑی بنیادی غلطی کی جب جان ساقی کو الیکشن لڑوایا، اور اس وقت بھی انہی لوگوں سے میں کہتا تھا کہ آپ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پاپولر پالیٹکس میں جان ساقی نہیں، اس کی پریزنس نہیں بنتی، لیکن آپ ایک بڑے نام کو ضائع کر دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پروفیسر جمال نقوی صاحب کا کوئی بھی نیریٹو ہو، انہوں نے تبدیل کر دیا، وہ ان کا رائٹ ہے، انہوں نے جو بھی کیا اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن آج کی پالیٹکس میں دیکھیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی سے خوفزدہ نہیں ہے، وہ مسلم لیگ سے خوفزدہ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف سے خوفزدہ نہیں ہے۔ ان کی ہمیشہ سے، اور یہ ہمیشہ سے ہے، کہ انہیں سب سے زیادہ خوف لیفٹ کے لٹریچر سے ہوتا ہے۔ اب ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس لٹریچر کو آگے نہیں بڑھاتے، ہم جا کے کالج یونیورسٹیز میں گروپس میں ڈسکشن نہیں کرتے، چاہے ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اور بھی بہت سے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کہیں نہ کہیں جو خاص طور پہ بالکل کامنسٹ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، کبھی ہم نیب میں اپنا شیلٹر تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم پیپلز پارٹی میں اپنا شیلٹر تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم ANP یا دیگر قوم پرستوں قوم پرست جماعتوں میں اپنا شیلٹر تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کمیونسٹ پارٹی کو خود یکجا یا مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی، جہاں مضبوط ہوئی وہاں تقسیم ہو گئی۔ آپ DSF کا دیکھ لیں کہ DSF سندھ NSF کے مقابلے میں DSF جب بنی تو DSF نے اپنی جگہ بنانی شروع کی، ابھی وہ بنائی رہی تھی کہ ہم تقسیم ہو گئے اس میں۔ تو میرا خیال ہے لیفٹ کو خود اپنے آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوویت یونین تھا نہیں تھا، ختم ہو گیا سوویت یونین، جو بھی تھا۔ آج رشین پالیٹکس مختلف ہے، آج چائنیز پالیٹکس مختلف ہے۔ آپ یہاں کی پالیٹکس کو، یہاں کے نیریٹو کو دیکھیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج ہم یہ کہتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں کہ یاسمین راشد کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے؟ ہم کیوں اس کو ایک خاص نیریٹو میں دیکھ کے وہ آواز نہیں اٹھتی ان لوگوں کی، جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ٹارچر برداشت کیا، جس طرح اور پارٹیز کے لوگوں نے ٹارچر برداشت۔ اگر آج ایک سیاسی جماعت کے کارکن کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے تو میں چپ کیوں ہوں؟ اس کی پالیٹکس، اس کی لیڈرشپ کی پالیٹکس ایک اپنی جگہ، لیکن کارکن کو اٹھا کے ٹیئر گیسنگ کر کے مختلف مقدمات میں اگر بند کیا جاتا ہے تو کیا میرا خاموش رہنا ڈیموکریسی کو سرو کر رہا ہے یا ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ تو اس چیز کو ہمیں کیونکہ ایز اے لیفٹ ہمیں اس چیز کو اسیس کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان کیا پالیٹکس کرتا ہے یا نواز شریف کیا پالیٹکس کرتا ہے یا آصف زرداری کیا پالیٹکس کرتا ہے۔ میرا مسئلہ تو جڑا ہوا ہے اس کارکن سے جو کسی بھی سیاسی جماعت سے۔ کیا ہم نے PTI کے کارکنوں کو ول اوور کرنے کی کوشش کی؟ ایک نیا کیڈر آیا 2008 کے بعد، ایک نیا کیڈر آیا، نوجوانوں کا کیڈر آیا، کیوں کسی پارٹی نے اس کو کیپچر نہیں کیا؟ کیوں وہ نوجوان چاہے اس کی ڈائریکشن کوئی بھی ہو، وہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ میں نے جا کے اس سے ڈسکشن کی کبھی؟ اس نوجوان لڑکے لڑکیوں سے جا کے ہم نے کہیں بحث و مباحثہ کیا کہ جی پالیٹکس کیا ہوتی ہے، آپ جو پالیٹکس کر رہے ہیں، آپ 8 فروری کو جو کچھ ہوا آپ دیکھیں، اس کا میں تو اس کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہر اگینسٹ آل جا کے رپورٹ دیا۔ انہوں نے یہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کس الیکشن سمبل کو ووٹ دینا، لیکن انہوں نے ووٹ دیا، وہ پولنگ اسٹیشن تک تو پہنچے۔ کیا بتاتے خود یہ بات جو ہے وہ
قابل تحسین نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جس نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں دیا تھا وہ جا کر ووٹ دے رہا ہے. اس کی سیاست سے مجھے اختلاف ہے تو میں اس کی سیاست کو کنڈیم نہیں کروں, ونوور کروں, اسے اپنے ساتھ ملاؤں. اور جب میں اپنے ساتھ ملاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کیا سیاست کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کیا آج سیاست کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور آپ بھی اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کتنی غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. میں اس سے گفتگو ہی نہیں کرتا, میں اس سے بات ہی نہیں کرتا. تو وہ نوجوان تو وہیں جڑا ہوا ہے, وہ ہر طرح پھر کبھی الیکشن ہوگا تو الیکشن میں اسی طرح. مجھے لیفٹ کو اپنے نیریٹو کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیفٹ کی پارٹیز کو متحد ہونے کے, کیوں 50 کمیونسٹ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اس ملک میں, کیا نیریٹو ہے, کون سی سیاست کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اختلاف رائے آپ کو برداشت ہی نہیں ہے. ساری زندگی کمیونسٹ پارٹی اور کمیونسٹ لوگوں نے ایک دوسرے پہ شک پر گزاری ہے. ہم سسپیکٹ کرنا فوراً ایک دوسرے پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حسن ناصر کو اس نے پکڑوایا ہوگا, اس نے نذیر عباسی کی مخبری کی ہوگی. یہ جو اپنے دماغ سے جب تک شک آپ نہیں نکالیں گے, آپ دیکھ لیں آپ کی اپنی اسٹرینتھ دیکھ لیں, 70 سال میں آپ کی اسٹرینتھ نیچے ہی گئی ہے, اوپر نہیں آئی. تو میرا خیال ہے جس طرح جتنی بڑی قربانی تھی نذیر عباسی کی, میں تو سول ہاسپٹل میں تھا, مجھے تو ڈاکٹر نے, اور اس زمانے میں کیونکہ ڈاکٹر بہت ایکٹیو تھے اور پولیٹیکلی ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے تھے, ان کے ڈاکٹر نے امیڈیٹلی ریکگنائز کر دیا کہ جو باڈی لائی گئی ہے اس کی. اور چونکہ میں اسکول پالیٹکس کور کرتا تھا تو اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ کس کی باڈی لائی گئی ہے. تو اس کی تو قربانی, اس نے تو قربانی دے دی. کیا ہم نے قربانی دی؟ ہماری قربانی تو اس کا مشن بڑھانے کی تھی, اس میں میرا خیال ہے ہم ناکام رہے ہیں. اور یہی اگر آپ نے لیفٹ کی پالیٹکس کو آگے بڑھانا ہے, لیفٹ کی پالیٹکس کو منظم کرنا ہے, تو یہ دکانوں کو تو بند کرنا پڑے گا. یہ چاہے وہ ٹریڈ یونین کی سطح پہ ہو, اسٹوڈنٹ یونین کی سطح پہ ہو, بیٹھیں, اور یہ تو میں جرنلسٹ یونینز کی سطح پہ بھی بولتا ہوں, بیٹھیں, ایک دوسرے سے اختلاف کریں, ایک دوسرے کے بیانیے سے اختلاف کریں, لیکن کم سے کم اس مشن کو تو آگے بڑھائیں جس مشن کے لیے کبھی حسن ناصر جو ہے ٹرول سیل میں مارا جاتا ہے, کبھی نذیر عباسی مارا جاتا ہے, کبھی ناصر بلوچ پھانسی چڑھ جاتا ہے, کبھی عثمان بلوچ پھانسی چڑھ جاتا ہے. پیپلز پارٹی والوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ نے اپنی ہی تاریخ نہیں لکھی. جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے, جن لوگوں نے شاہی قلعے کاٹے ہیں, جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, اس تاریخ کو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بتانا ہی نہیں چاہتی. ایک اتنا بڑا ویکیوم ہے اس وقت کہ طالب علم سیاسی ہوتے ہوئے بھی غیر سیاسی ہیں. ایک بڑا چم جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے. آج اگر وہ تھوڑی بہت بھی بات کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وہ نوجوان, تو وہ ایک نیریٹو کی بات کر رہا ہے, آپ اسے دوسرا نیریٹو تو دیں. ہم گفتگو ہی نہیں کریں گے تو وہ اسی نیریٹو پہ چلے گا جس نیریٹو پر وہ چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے ٹریڈ یونینز کی سطح پر اسٹوڈنٹ یونینز کو نہیں بحال ہونے نظر نہیں آتی. ٹریڈ یونینز کی سطح پہ اچھے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے پلیٹ فارم پہ بھی میں جا کے یہی بات کرتا ہوں کہ کیوں میں نے ساری زندگی صرف 4 یا 5 ٹریڈ یونین لیڈرز کے نام سنے, کیوں نہیں اور ٹریڈ یونین لیڈر سامنے آئے, کیوں نہیں ان جماعتوں میں جو ہے ہر ریفرینڈم میں ایک ہی نام واپس کیوں آتا رہا؟ اس لیے کہ ہم نے گروہ ہی نہیں کیا. ہم نے ان لیڈروں کو, نئے لیڈرز کو سامنے لانے کی کوشش ہی نہیں کی.
अगर हम सामने लाते तो आज उन चाहे वो पीपुल्स यूनिटी हो और इवन जो राइट विंग की पार्टीज हैं, ट्रेड यूनियन है, उनके लोग भी वही चंद नाम जो है वो सारी जिंदगी हमारे दुआओं पे घूमते रहे। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए ट्रेड यूनियन में हम नए ट्रेड यूनियन लीडर नहीं लेकर आए और इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम मजबूत होता चला गया। इसीलिए जो है सख्त तरीन इल्जाम लगे, बहुत सी जगहों पे तक बात हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान स्टील उठा ले, TIA उठा ले, रेलवे उठा ले, क्या सारा कसूर मैनेजमेंट का है? क्या सारा कसूर गवर्नमेंट का है? क्या मैंने उन फैसिलिटीज को एक्सप्लॉइट नहीं किया जो फैसिलिटीज वर्कर्स के लिए थी? और हम उन नताइज की परवाह किए बगैर कि इसका अल्टीमेट जो है वो क्या होगा। आज स्टील मिल प्राइवेटाइज हो जाएगी, कल TIA प्राइवेटाइज हो जाएगी, रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगी, जो लीडर थे वो निकल लिए। तो ये चैलेंज है मेरे नजदीक आज के लिए और आज की लेफ्ट के लिए। और सिर्फ इसी तरह हम नज़ीर अब्बासी, हसन नासिर या इन जैसे लोगों को कराने तहसीन पेश कर सकते हैं, सिर्फ उनका दिल मना के नहीं बल्कि उनके मिशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पैनल के तमाम मेहमानों का यहाँ तशरीफ लाए और मेहमानों की सियासत से बेगानगी के असबाब भी बयान किए और उसके बारे में बात की और तमाम शोबा का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो दोस्त यहाँ आए इख्तिताम